गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल ई ज्ञान में स्वागत है। और अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेसन 5 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेसन 5, जिसमें हम लोग oogenesis देखेंगे। तो जल्दी से अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो ताकि सभी को आ जाए और क्लास कंटिन्यू हम लोग कर सकें। अभी तक मैं ओनली 1 स्टूडेंट्स को लाइव शो कर रहा है। आ जाओ जल्दी से सभी कोई। 2 स्टूडेंट्स आ गया है। ओके, और भाई कौन कौन आए हो थोड़ा सा अपना नाम भी बता दो। और पार्टिकुलरली जो स्टूडेंट्स विवेकानंद विद्यालय का हो वो उसको अपना नाम भी बताना है, क्योंकि विवेकानंद विद्यालय का जो भी हो उसे मैं पर्सनली सभी को जानता हूं और प्रिंसिपल सर को बता भी पाऊंगा कि कौन कौन प्रेजेंट हो और कौन कौन अब्सेंट हो। रिपोर्ट मांगे हैं प्रिंसिपल सर। और जो विवेकानंद विद्यालय के नहीं हो फिर भी अगर आप बता दो तो कौन कौन हमारे क्लास में रेगुलर आता है मुझे पता चल जाएगा। सो विवेकानंद विद्यालय का स्टूडेंट्स जो हो प्लीज अपना नाम बताओ कौन कौन हो, या सिंपली गुड इवनिंग लिख करके भेजो, पता चल जाएगा मुझे कौन हो। फास्ट फास्ट। Am I audible and visible to all of you? Can you listen me? Am I audible and visible to all of you? स्टार्ट कर देते हैं। और अगर संभव हो तो अपना नाम। ओके, तरिश्ना सैकिया गुड इवनिंग। और कौन आए हो बता दो सभी को, प्रिंसिपल सर को बताना है। प्रिंसिपल सर नाम पूछे हैं कि कौन कौन क्लास में आया है, कौन कौन आता है, कौन कौन नहीं आता है। और ये डेली अपना अपना नाम एक बार बता देना है जो क्लास में आओगे, ठीक है। जो नहीं आओगे कोई बात नहीं, प्रिंसिपल सर समझेंगे। हाँ, तो चलो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जस्ट लेट अस स्टार्ट विथ आवर क्लास, दैट इज oogenesis। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग oogenesis को लेके चल रहे हैं और इसमें कुछ बड़ी चीज नहीं है, सभी को पता है। ये काफी आसान टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, वो भी अच्छा खासा डिस्कस कर चुके हैं। तो फिर भी चलो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं। मेरे बारे में तो ऐसे सभी को जानते हो, लेकिन जो नए हो मेरे चैनल पे कहीं दूसरे का स्टूडेंट अदर देन विवेकानंद विद्यालय, तो उनको पता होगा आई एम BSc इन बायोटेक्नोलॉजी, MSc इन जूलॉजी, B.Ed एंड M.Ed, मतलब ट्रिपल मास्टर है। एक और भी मास्टर है, मास्टर ऑफ आर्ट इन पॉलिटिकल साइंस, लेकिन मैं सिर्फ जूलॉजी और एजुकेशन से पढ़ाता हूँ। आई एम बायोलॉजी टीचर इन BBHSS गवर्नमेंट ऑफ असम, नेट 3 टाइम्स क्वालिफाइड, सेट 1 टाइम्स क्वालिफाइड, मोर देन 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंसेस, 3 बुक्स ऑन एनवायरमेंटल एजुकेशन ऑन गवर्नमेंट ऑफ असम, 12 रिसर्च पेपर्स इन इंटरनेशनल जर्नल्स, वो भी स्कॉपस इंडेक्स जर्नल। ओके, लेट अस मूव। हमारा बारी है oogenesis की। तो तुमको पता है oogenesis क्या होता है। हम लोग देखे थे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में जो ह्यूमन बींग्स में जो मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है डेट इज नॉन एज द स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल में जो एग या ओवम का फॉर्मेशन होता है, डिटेल प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग कहते हैं oogenesis। शॉर्ट में हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे और यहाँ पर हम लोग उसे आज के दिन डिटेल में देखेंगे। पूरा 1 घंटा का पीरियड होगा ये कंप्लीट। और तुम लोगों को अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो पूछ लेना। इसका ये जो भी देख रहे हो इसका लिंक नीचे, मतलब जब क्लास खत्म हो जाएगा तो इसका PDF फॉर्म, PDF नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा कुछ देर के बाद, मतलब सुबह तक में तुम लोग डाउनलोड कर सकोगे। और तो अगर मान लो ऐसे नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक भी मिलेगा, उस लिंक पे जाके टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में भी तुम्हें लिंक दे दिया जाएगा। नाउ कमिंग टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी वही है, नंबर 1 प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड नंबर 2 सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसमें कि हम लोग का ओवरी आया था, जहां पर कि इन रियलिटी oogenesis होता है उसे, तो जो कि हम लोग लास्ट क्लास में भी देखे हैं और आज भी आगे oogenesis का डिटेल प्रोसेस देखेंगे। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में जो इसे सपोर्टिंग हेल्प करता है, हेल्प प्रोवाइड करता है, दैट इज नॉन एज द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। फॉर एग्जांपल्स वेजिना, यूटरस, फिर तुम्हारा सर्विक्स, ये सारा चीज जो आता है सेकेंडरी में आता है। साथ ही साथ जो ग्लैंड्स वगैरह आता है वो भी सेकेंडरी में आता है, ठीक है। मतलब एक तरह से सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। कमिंग टू द ओवरीज, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से, ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट एंड सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन दैट इज ओवेरियन हार्मोन्स। मतलब बहुत सारे स्टेरॉयड हार्मोन्स को भी ये प्रोड्यूस करता है।
बच्चे ये सारा चीज हम लोग देख चुके थे, बस शॉर्ट में हम लोग देखेंगे और डिटेल में हम लोग oogenesis और मेंस्ट्रुअल साइकिल वो चीज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ओवरी जो होता है प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो कि प्रोड्यूस करता है फीमेल गेमेट और बहुत सारे स्टेरॉइड हार्मोन को भी ये प्रोड्यूस करता है। द ओवरीज आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। जो देख रहे हो यहाँ पे, तो जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन के लोअर साइड में दोनों साइड में, दोनों लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में एक एक ओवरीज लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो हम लोग जो ओवरीज है, ओवरीज का दो फंक्शन होता है। नंबर वन कौन कौन सा? नंबर वन होता है गैमेटोजेनिक फंक्शन, जिसमें कि गैमिट का मतलब एग या ओवम का फॉर्मेशन करता है, और दूसरा है इंडोक्राइन फंक्शन जिसमें कि प्रोजेस्टेरोन, ल्यूटिनर्जिक हार्मोन एक्सेट्रा का फॉर्मेशन करता है, जो कि बहुत सारे काम आता है, जो कि अभी हम लोग आगे चल के देखने वाले हैं। सो ए ओवरी मतलब ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स। हम लोग ऑलरेडी 2 क्लास पहले हम लोग जिसमें कि देख चुके हैं, तो जो हम लोग का यूट्रस और पेल्विक वॉल से जो लगा हुआ रहता है, अलग अलग प्रकार का लिगामेंट से लगा हुआ रहता है। फॉर एग्जांपल्स, अगर ये ओवरी है, ये देख रहे, ये हाइलम है, ये ओवरी है, बाहर वाला एरिया को हम लोग कॉर्टेक्स बोले थे, याद होगा तुम लोगों को, अंदर वाले एरिया को मेडुला बोले थे। ये हाइलम ये यहाँ से अटैच रहता है तुम्हारा यूट्रस से, और भी कई सारा प्रकार के लिगामेंट्स वगैरह लगा हुआ रहता है जो कि पेल्विस रीजन वगैरह से ये अटैच रहता है। ठीक है जी। ईच ओवरीज इज कनेक्टेड बाय थिन एपिथेलियम व्हिच इनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा। जो हम बताए ये बाहर का लेयर, तो एक थिन एपिथेलियम से कवर्ड रहता है प्रत्येक ओवरी, जिसके अंदर में कि लिक्विड जैसा सबस्टेंसेस रहता है, जिसे कि हम लोग ओवेरियन स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक, अब ओवेरियन स्ट्रोमा का दो पार्ट होगा, जो पेरिफेरल एरिया होगा, जो बाहर के एरिया होगा उसे कॉर्टेक्स बोलेंगे, और जो अंदर के एरिया होगा उसे मेडुला बोलेंगे। हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में देख चुके हैं। ठीक है डॉक्टर्स, फ्यूचर डॉक्टर्स, लास्ट क्लास में देख चुके हैं। और अभी भी जैसे बताए, ये बाहर वाला को हम लोग कॉर्टेक्स बोलेंगे जो पेरिफेरल पार्ट है, और अंदर वाले को हम लोग मेडुला बोलेंगे जो कि इनर पार्ट है। तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। यहाँ पर तुम लोग देख भी रहे हो बहुत ज्यादा गर्मी है। अच्छा, जो स्टूडेंट्स डिगबोई से बिलोंग करता है, तुम्हारे पास में भी गर्मी होगा। एक्चुअली है कि मैं यहाँ पे फैन नहीं चला सकता, है ना, तो फैन हम यहाँ पे नहीं चला सकता, क्योंकि अगर फैन चलाए तो फिर तुम लोगों को अच्छे से सुनाई नहीं देगा और आवाज सुनने में प्रॉब्लम आ जाएगी, तो झेलना पड़ रहा है। ओके, और दूसरी बात है कि इन्वर्टर पे चलेगा, तो इन्वर्टर पे चलेगा तो फैन आवाज भी बहुत ज्यादा करेगा, करंट भी नहीं है। आई थिंक बारिश का समय आने वाला है। नाउ कमिंग टू द फॉलिकुलोजेनेसिस। फॉलिकुलोजेनेसिस जो ओवरीज है, ओवरीज में जो फॉलिकल का फॉर्मेशन होगा, दैट इज नोन एज द फॉलिकुलोजेनेसिस। तो ये फॉलिकुलोजेनेसिस में क्या क्या होगा? इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स इन ओवरी। ओके, क्या है प्रोसेस? ये तुम लोग का अगर सेकेंड ईयर का एग्जाम दोगे, 12th का एग्जाम दोगे, तो उसमें तुम्हें इसका डेफिनेशन पूछ सकता है। ठीक है, इसीलिए डेफिनेशन के लिए याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स इन ओवरीज नोन एज फॉलिकुलोजेनेसिस। उसके बाद ओवरीज ऑफ फीमेल बेबी आर फॉर्म ड्यूरिंग 11th to 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब यहाँ पर जो ओवरीज है, फॉलिकल्स खास करके जो फीमेल्स बॉडी में, वो प्रेगनेंसी के 11वें से 12वें वीक में ही बन जाता है। बच्चे का प्रेगनेंसी नहीं, बच्चे की माँ की प्रेगनेंसी, मतलब जन्म के पहले बन जाता है, 11वें से 12वें वीक में ही बन जाता है। ठीक है, मतलब 3 महीना के समय में ही बन जाता है। प्रोसेस ऑफ फॉलिकुलोजेनेसिस स्टार्ट्स ड्यूरिंग इंट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ, मतलब इंट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही जन्म के पहले बन जाता है, जो हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। ये सारी चीज हम लोग देख चुके हैं, बस एक तरह से हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं और उसके बाद आगे चलेंगे। अब इसमें जो अलग अलग स्टेजेस से होके गुजरता है फॉलिकल का फॉर्मेशन और एग या ओवम का फॉर्मेशन, हम लोग प्रत्येक स्टेप्स को एक एक करके हम लोग ऑलरेडी देखे हुए हैं। जैसे सबसे पहला जो बनता है वो है प्राइमर्डियल फॉलिकल्स, जो कि ये देख रहे हो जस्ट छोटा छोटा लेयर से। ये प्रत्येक वीक में, प्रत्येक मंथ में, जो कि 28 डेज का पीरियड होता है, एक मेच्योर होके कंप्लीटली फाइनल बनता है। तो यहाँ पर जो प्राइमर्डियल फॉलिकल्स है वो है। उसके बाद प्राइमर्डियल फॉलिकल के बाद होता है प्राइमरी फॉलिकल सेकेंड लेवल होता है, जहां पर कि कुछ लेवल तक, अभी हम देखेंगे इसका भी डिटेल, कुछ लेवल तक यहाँ पर फॉलिकल्स वगैरह का फॉर्मेशन होता है चारों बगल, और 2 लेयर में बढ़ जाता है, जोना पेलुसिडा और
मतलब बाहर की तरफ जब लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। उसका बाद सेकेंडरी फॉलिकल्स जब थोड़ा सा और ग्रोथ हो जाता है, देख रहे हो यहाँ पे ये 3rd नंबर पे, फिर है टर्सरी फॉलिकल्स 4 नंबर पे, और ग्रेफियन फॉलिकल्स ये 5 नंबर पे बनता है। ये वाला जो देख रहे हैं ये है ग्रेफियन फॉलिकल्स लास्ट स्टेज। जब एंट्रम का फॉर्मेशन हो गया, टर्सरी फॉलिकल्स, एंट्रम के पहले वाला सेकेंडरी फॉलिकल्स, जो जस्ट ग्रोथ प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स से जो ग्रोथ होके बनता है प्राइमरी फॉलिकल्स, हम लोग अभी देखते हैं आगे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है जहां से कि ओवम का फॉर्मेशन होता है, ये डिटेल में हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े प्रत्येक का डेफिनेशन के साथ में। तो जहां पर हम लोग एक मैच्योर हो चुका है या प्राइमरी oocyte मैच्योर हो चुका है, अब वो कुछ दिनों के बाद मतलब 14वां दिन 14th डे रिलीज होगा ओवम ओवरी के द्वारा, दैट इज नोन एज द ग्रेफियन फॉलिकल, मतलब एक तरह से मैच्योर। तो ग्रेफियन फॉलिकल का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो कुछ इस प्रकार का है, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। जो बाहर का लेयर है ये वाला लेयर, दैट इज नोन एज थीका एक्सटर्ना, उसके बाद उसके थीका एक्सटर्ना के बाद थीका इंटरना सेकेंड लेयर, उसके बाद ये हो गया अपना ओवरी का। तो अंदर का जो स्पेस है खाली, मतलब वैक्यूम स्पेस है जहां पर लिक्विड भरा हुआ रहता है, दैट इज नोन एज एंट्रम। उसके बाद ये जो सेल्स देख रहे हो ये सेल को ग्रानुलोसा सेल्स कहते हैं, इसी को बनने से मैच्योर होता है। और जो हमारा ओवम ये सेकेंडरी उस साइड्स के चारों बगल में, उस साइड के चारों बगल में जो सेल्स लगा रहता है उसे हम लोग कोरोना रेडियाता कहते हैं, कोरोना रेडियाता। और ये कोरोना वायरस, कोविड वायरस वाला नहीं, ये ओवम का चारों बगल में रहता है सेल्स, दैट इज नोन एज द कोरोना रेडियाता। और जिस तरफ ये अटैच रहता है ना वॉल से, दैट इज नोन एज कुमुलस ऊफोरस, ठीक है, जिसे अटैच रहता है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए प्रत्येक पॉइंट्स हो सकता है तुमको ये डायग्राम दे दिया जाए, पार्टिकुलरली एनसीईआरटी का डायग्राम दे दिया जाए, और तुमको ये सब ए बी सी डी ऐसे करके रहेगा, एरो खींचकर तुम्हें इसका नाम बताना पड़ सकता है। या तुम लोगों को अगर ग्रेफियन फॉलिकल्स का सेकेंड ईयर में क्वेश्चन पूछता है, अलग अलग बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है अलग अलग डिजाइन का, तो तुमको ये एक छोटा सा डायग्राम बना के इसको बना देना है, ठीक है। अब यहां पर एक ब्यूटीफुल सर्जरी को दिखलाया गया है। ये बाहर से पाइप लाइक स्ट्रक्चर बना के, मतलब ये ओपन सर्जरी नहीं है, ठीक है, ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, जो कि पहले गैस भर के स्टोमक को बढ़ा दिया जाता है, उसके बाद बगल से मतलब पाइप के थ्रू, जिसमें कि एक तरह से कहो टेलीस्कोप रहता है लगा हुआ जिससे कि देखता है, और अलग अलग सीजर्स वगैरह रहता है जिससे कि करता है। तो ये ओवेरियन सिस्ट को रिमूव कर रहा है, ओवरी के अंदर में सिस्ट वगैरह का जो फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये वही ओवेरियन सिस्ट रिमूवल का ये सर्जरी है। ये ओरिजिनल सर्जरी है, ये अभी तुम लोग वीडियो में देख रहे हो। जब तुम लोग डॉक्टर बन जाओगे कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों के अगला साल ही तुम लोगों को एग्जाम देना है। अभी तुम लोग सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, जो फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाला है उसका नहीं, वो तो 2023 में जाएगा, लेकिन तुम लोग सेकंड ईयर में मतलब 2022 में जाने वाले हो, तो ये सब चीज तुम लोग सीखोगे। और तुम लोगों के लिए ये चीज खेल होगा, बच्चों का खेल होगा, बच्चों के खेल के जैसा तुम लोगों को करना है। ये भी है ओवेरियन सिस्ट रिमूवल जो अभी देख रहे थे। तो अलग अलग साइड से घुसाना, किसी में सीजर है किसी में कुछ लगा है, उसके बाद इसको खींच के सिस्ट को निकाला जा रहा है। सेम ऑपरेशन है, मतलब वो अंदर का सीन दिखलाए थे, लेप्रोस्कोपिक व्यूज था, और ये आउटसाइडर व्यूज है, ठीक है डॉक्टर्स, फ्यूचर डॉक्टर्स। तो इस तरीके से ये तुम लोगों के लिए अभी वीडियो है, लेकिन कुछ दिनों के बाद तुम लोग के लिए ओरिजिनल रहेगा। बट टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, तुम लोगों को रेगुलर रहना है। प्रत्येक एनसीईआरटी को जितना बार भी हो उतना बार पढ़ लेना है, ज्यादा से ज्यादा टाइम्स, जितना बार भी यहाँ पर प्रैक्टिसेस होना है, और क्लास में रेगुलर रहना। और उसे भी खास बात, तृष्णा और जो भी हो प्रेजेंट स्टूडेंट्स, तुम लोग को ज्यादा से ज्यादा हमारा इस क्लास को शेयर करना है, ताकि और भी ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हमारे साथ में, और साथ ही साथ तुम लोगों को भी मजा आए और मुझे भी पढ़ने में मजा आए, और तुम लोग पार्टिकुलरली रेगुलर रहा करो, ठीक है। चलो, अब है हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ फॉलिकुलोजेनेसिस। जो हम लोग फॉलिकुलोजेनेसिस है, फॉलिकल का जो फॉर्मेशन हुआ है फुल प्रोसेस, उसका हार्मोनल रेगुलेशंस देखना है। इसे एक बार तुम लोग अच्छे तरीके से देख लेना, ये तुम लोग के एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, और यहाँ पर अभी हम तुम लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं अच्छे तरीके से, ताकि तुम लोगों का एग्जाम का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर जो हाइपोथैलेमस है, जो न्यूरो इंडोजेनिक फंक्शन करता है, मतलब नर्व का भी पार्ट है, ब्रेन का भी पार्ट है, साथ ही साथ यहाँ पर से हॉर्मोन्स का भी सिंथेसिस होता है, जिसे हम लोग कहते हैं हाइपोथैलेमस, ठीक है। GnRH यहाँ पर लिखा हुआ है, GnRH
गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या करता है, जीएनआरएच जाता है पिट्यूटरी के पास, जीएनआरएच वहां पर एफएसएच और एलएच के रिलीज को बढ़ाता है, मतलब पिट्यूटरी को एक्साइट करता है, स्टिमुलेट करता है कि भाई पिट्यूटरी अब तुम्हारी जरूरत आ गई है, एफएसएच और एलएच बनाओ, तुम्हारी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो अब एफएसएच एलएच रिलीज हुआ पिट्यूटरी के द्वारा, ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ वो ओवरीज के पास पहुंचेगा, ओवरी में। अब एफएसएच क्या करेगा, जो ग्रोइंग फॉलिकल्स है ना, ग्रोइंग फॉलिकल्स उसके ऊपर एक्ट करेगा और वहां पर क्या कर देगा, इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, एफएसएच ओवेरियन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन कर देगा। ये एलएच जो है, एलएच जिसको हम लोग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ओवुलेशन, ओवरी के ऊपर एक्ट करके ओवुलेशन को भी बढ़ाता है, साथ ही साथ अगर ओवुलेट जब हो गया, बोले तो ओवुलेशन जब हो गया, ओवम निकल गया, तो फिर उस पे एक्ट करके कॉर्पस ल्यूटियम के ऊपर एक्ट करता है और हार्मोन रिलीज करने के लिए बोलता है, कौन सा, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन बाय कॉर्पस ल्यूटियम। हम अभी चल के सभी का एक एक पार्टिकुलर फंक्शंस देखने वाले, फिर भी तुम लोगों को ये मिलेगा स्टडी करने के लिए, पीडीएफ मिलेगा, तुम्हें ये अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो एक्चुअली है कि लगभग एक सप्ताह से ज्यादा से डिगवे में लगातार बारिश हो रहा था। जो डिगवे वासी हो पता होगा, जो डिगवे के बाहर के हो उसे भले नहीं पता होगा। और अब 2 दिन से भयानक वाला गर्मी कर दिया है, और आज तो कुछ ज्यादा ही गर्मी है, और अभी करंट भी नहीं है। चलो, तो अब आगे देखते हैं हम लोग। तो ये ओवुलेशन, एलएच जो ओवुलेशन को स्टिमुलेट किया, जब स्टिमुलेट हो गया ओवुलेशन, तो क्या होगा, फर्दर डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स एंड देयर सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन। अब ये एस्ट्रोजन और इनहिबिन को सिक्रीट करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन और इनहिबिन का सिक्रीशन करेगा, और ये सब अलग अलग फंक्शन करेगा। जैसे एस्ट्रोजन क्या करेगा, यहां पर देख लो, प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, इनहिबिन क्या करेगा, हम सभी को एक एक करके हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन, जो कि हम बोले जीएनआरएच, ये अलग से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अपने एग्जाम में आता है, एमसीक्यूज में आता है, तो तुम्हें इसको अच्छे तरीके से आना चाहिए। और साथ ही साथ जो 12th का एग्जाम है, 12th में भी क्या होता है कि तुम्हें हार्मोन का कमेंट इन ब्रीफ या शॉर्ट कमेंट लिखने के लिए 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें कि ये हार्मोन्स का नाम दे देता है, उसके बारे में तुम्हें डिटेल लिखना है। ठीक है, मतलब कमेंट करना है उसके ऊपर, 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है ये, या मैचिंग टाइप करके दे देता है, उसका प्राइमरी इफेक्ट क्या है, रेगुलेशन कैसे होता है, तो तुम्हें इस तरीके से मैच करना है। इसलिए इसको थोड़ा सा ठीक से देखो, अच्छे तरीके से समझो, और बाद में जब तुम्हें नोट्स मिल जाएगा तो कल भी इसे एक बार देख लेना। ठीक है, चलो, जीएनआरएच क्या करता है, हाइपोथैलेमस से बनता है, ये हाइपोथैलेमस जो ब्रेन का पार्ट है बताए, वो क्या करता है, इनहिबिटेड बाय एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अगर ब्लड में या ओवरीज में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट जब तक ज्यादा रहेगा, हाइपोथैलेमस को इनहिबिट करेगा और जीएनआरएच नहीं बनने देगा। जब उसका अमाउंट कम रहेगा तभी ये बनेगा और एफएसएच एंड एलएच बनने के लिए स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी को। तो इसका प्राइमरी इफेक्ट क्या है, स्टिमुलेट एफएसएच एंड एलएच सिंथेसिस, जो अभी हम लोग जस्ट ये वाला फिगर में देखे थे, है ना। तो ये प्राइमरी इफेक्ट क्या है, स्टिमुलेट एफएसएच एंड एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को बनाता है। उसके बाद है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच क्या करता है, तो सोर्स क्या है इसका, एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। कहां है, याद रखना, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये स्टिमुलेट क्या करता है, स्टिमुलेट फॉलिकल डेवलपमेंट, एस्ट्रोजन प्रोडक्शन एंड oocyte मैचुरेशन। मतलब एस्ट्रोजन सिंथेसिस करता है, oocyte का मैचुरेशन करता है और एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन करता है। अब ये स्टिमुलेट किसके द्वारा होता है, जीएनआरएच के द्वारा। इनहिबिट किसके द्वारा होता है, इनहिबिन के द्वारा, एस्ट्रोजन के द्वारा और प्रोजेस्टेरोन के द्वारा। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब के द्वारा इनहिबिट होता है और जीएनआरएच के द्वारा स्टिमुलेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट एलएच की बात करते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, इसका सोर्स है एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, स्टिमुलेट ओवुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम एंड प्रोजेस्टेरोन। मतलब ये ओवरी के ऊपर, जब ओवरी से एग रिलीज हो गया तब उसके ऊपर फिर से एक्ट करता है। पहले नंबर तो ओवुलेट करता है, उसके बाद फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है, कॉर्पस ल्यूटियम को प्रोजेस्टेरोन सिंथेसिस के लिए ज्यादा एक्टिवेट करता है। उसके बाद है एस्ट्रोजन, सोर्स क्या है,
फॉलिकल सेल्स ऑफ ओवरीज एंड कॉर्पस ल्यूटियम, फॉलिकल सेल से बनता है। और किसके द्वारा स्टिमुलेट होता है ये एस्ट्रोजन? FSH के द्वारा। ये क्या करता है एस्ट्रोजन? LH स्टिमुलेट LH सिक्रीशन एट हाई लेवल्स, ज्यादा से ज्यादा LH बनता है, तभी तो हायर लेवल होता है 14वां दिन, तभी तो ओवुलेशन होगा, मतलब ओवुलेट होता है, ओवरी के ऊपर एक्ट करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अभी हम लोग आगे चल के देखने वाले हैं इसका डिटेल। और क्या करता है? मेंटेन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एंड बिहेवियर, जैसे कि क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर? फीमेल में जैसे है तो फीमेल को फीमेल वाला फीलिंग्स आने का बात है ना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, बिहेवियर कैरेक्टर्स में बहुत सारा डेवलपमेंट वगैरह होता है। स्टिमुलेट रिपेयर एंड ग्रोथ ऑफ इंडोमेट्रियम, मतलब इंडोमेट्रियम के ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, तभी तो मतलब कि ताकि प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस को रेडी करता है। और जब मान लो फर्टिलाइजेशन जब नहीं होता है तो इंडोमेट्रियम सेट ऑफ हो जाता है, ब्लीडिंग के फॉर्म में मेंस्ट्रुअल फ्लो के रूप में ये बाहर आ जाता है। और अगर प्रेगनेंसी हो गया, बोले तो अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर इंडोमेट्रियम सक्सेसफुल, उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है। हम लोग देखेंगे इसको डिटेल में। ये क्या करता है? इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ GnRH, अगर इसका अमाउंट ज्यादा रहता है तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को ये रोक देता है। और लास्टली प्रोजेस्टेरोन कहां से बनता है? कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा, स्टिमुलेटेड बाय LH। क्या करता है ये? स्टिमुलेट इंडोमेट्रियल ग्रोथ एंड ग्लैंडुलर सिक्रीशन, इनहिबिट GnRH सिक्रीशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये PDF मिलेगा, इसे एक दो बार देख लेना, याद हो जाएगा तुम्हें। नाउ कमिंग टू द फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। स्टूडेंट्स ये जो है NCERT में भी दिया हुआ है अच्छा खासा, और सभी जगह दिया हुआ है। यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट फिगर है जो कि तुम्हें ये सारा चीज अच्छे तरीके से जानना है जरूरी। ठीक है, चलो इसमें क्या देखो, ये मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है जो कि नॉर्मली, पेन का कलर बदल लेने दो, जो नॉर्मली होता है ये 28 डेज का, लेकिन ये जरूरी नहीं है 28 डेज का होगा, ये किसी में 30 दिन का भी होता है, 26 दिन का भी होता है, मतलब 40 दिन तक भी हो सकता है। तो ये है अपना पहला लाइन पे ओवेरियन साइकिल जो इस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, देख रहे हो। और ये 14 डेज पे अगर नॉर्मल हम मान के चल रहे हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है किसी पार्टिकुलर फीमेल में 28 डेज का है, तो उस केस को हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर से भी आगे चल के हम दिखलाएंगे कि किस तरीके से एक फीमेल पहचान सकती है, ऑटोमेटिकली वो अपने से भी आइडेंटिफाई कर सकती है कि किस दिन ओवुलेशन हुआ, किस दिन ओवम का रिलीज हुआ है बॉडी में। तो क्या होता है, टेम्परेचर में स्लाइट इंक्रीज होता है, जैसे 36 से 37 के आसपास इंक्रीज होता है उस दिन, मतलब जिस दिन ओवुलेशन होता है तो टेम्परेचर में स्लाइट इंक्रीज होता है। अब ऐसा नहीं कि जब मन तब नापेगा, मान लो कोई रनिंग करके आया और उसके बाद टेम्परेचर नापेगा तो थोड़ी लगेगा कि, तो ऐसे ही टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है। तो कैसे चेक करना है, जैसे ही सो के उठे, बिना बेड पर से नीचे गए, उसी समय चेक करना है अपना बॉडी टेम्परेचर डेली सुबह में। तो जब डेली सुबह में अपना बॉडी टेम्परेचर चेक करोगे तो जैसे ही उठोगे तो पता चल जाएगा कि उस दिन, जिस दिन ओवुलेशन हुआ है उस दिन टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे चेक करोगे तो। दूसरा क्या, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, जो एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा जो हार्मोन रिलीज होता है, कौन कौन सा? FSH एंड LH। तो उस दिन, जिस दिन ओवुलेशन होता है उस दिन उसका अमाउंट बेतहासा बढ़ जाता है, उसके पहले भी कम रहता है, उसके बाद भी कम रहता है, लेकिन उस दिन इसका हार्मोन ज्यादा रहता है। और पार्टिकुलरली LH का, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, तो उस दिन अमाउंट बहुत ही ज्यादा रहता है। और FSH का अमाउंट भी उस दिन बढ़ता है। देख रहे हैं यहाँ पर जो ग्रीन लाइन है वो FSH है और जो ब्लू लाइन है वो LH है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अगर हम लोग ओवेरियन हार्मोन की बात करते हैं तो जो एस्ट्राडियोल हार्मोन है वो 13वां-14वां दिन बढ़ता है, उसके बाद इमीडिएटली ड्रॉप डाउन हो जाता है और उसके बाद से लगातार बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। देख लो प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि इंडोमेट्रियम वगैरह का फॉर्मेशन होगा। देख लो यहाँ पर इंडोमेट्रियम मैक्सिमम हो गया, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो उसके बाद से सेट ऑफ होना स्टार्ट होगा, मतलब 28वां दिन के बाद से सेटिंग ऑफ होना लग जाएगा, जिसे कि हम लोग मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या मेंसेस कहते हैं। अब इस दिन से निकलना स्टार्ट होगा। तो एक साइकिल क्या बोले, जिस दिन से ब्लड निकलना स्टार्ट हुआ उस दिन से लेके और अगला ब्लड निकलने वाले दिन तक को 1 पीरियड हम लोग बोलेंगे। ठीक है डॉक्टर्स। नाउ तो अब हम लोग आते हैं oogenesis का अगला पार्ट। तो oogenesis में जो कि अभी हम लोग देखे हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन द ओवरीज इज टर्म्ड एज oogenesis। दिस इज द डेफिनेशन जो कि तुम्हें याद रखना है और डिफाइन करने के लिए आ सकता है। नाउ इट बिगिंस इन फीमेल्स बिफोर दे आर इवन बोर्न, दैट इज ड्यूरिंग देयर इंट्रा एम्ब्रायोनिक लाइफ।
भले उसका जन्म ना हुआ, जन्म होने के पहले इंट्रा एम्ब्रायोनिक लाइफ में ही, कब 11वां से 12वां वीक में, याद रखना है 11th to 12th वीक में। अच्छा बच्चों में जो था टेस्टिस का फॉर्मेशन कब हो गया था? 7 to 8th वीक, ठीक है, ये वीक है, मंथ नहीं है, जन्म के पहले होना स्टार्ट हो गया। तो जन्म के पहले टेस्टिस का जो हुआ था योक सैक में बना था, इसमें भी वही है, योक सैक में ही बनता है। उसके बाद उसमें क्या था, धीरे 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 जन्म के पहले तक में वो मूव कर जाता है और स्क्रोटम में चला जाता है, मतलब एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, उसके पहले इंट्रा एब्डोमिनल होता है। जबकि ओवरी के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, ओवरी इंट्रा एब्डोमिनल ही होता है, एब्डोमेन के अंदर ही होता है। जैसे टेस्टिस बाहर में रहता है, ओवरी शरीर के बाहर में नहीं होता। टेस्टिस के साथ प्रॉब्लम है क्या कि बॉडी टेम्परेचर जितना होता है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम चाहिए। अगर टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर जितना है अगर उतना रहेगा तो वो टेस्टिस स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं कर सकेगा। मतलब जितना भी प्रॉब्लम है वो टेस्टिस के साथ में, मेल के साथ में, फीमेल के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए ओवरी इंट्रा एब्डोमिनल ही होता है। ठीक है, oogenesis oogenesis क्या है? ड्यूरिंग अर्ली fetal development primordial germ cells migrate from the yolk sac to the ovaries। जैसे कि हम लोग टेस्टिस के केस में देखे थे, योक सेक से माइग्रेट किया था स्क्रोटम में धीरे धीरे, वैसे ही यहाँ पर योक सेक से माइग्रेट करेगा प्राइमोडियल जर्म सेल्स। याद रखना जो ओवरी का आउटर कवरिंग है वो सरफेस टिश्यू है, सरफेस है, सरफेस सेल है, नॉट प्राइमोडियल जर्म सेल। प्राइमोडियल जर्म सेल्स कहां पे बना है? योक सैक में। याद रखना है इसे। पहले यह माना जाता था कि वो जो आउटर कवर है ना वही है प्राइमोडियल जर्म सेल्स, लेकिन वो प्राइमोडियल जर्म सेल्स नहीं है, मिस्टेक था वो इंसान का, वो सरफेस सेल है, योक सैक है प्राइमोडियल जर्म सेल्स। ये वहां से योक सैक से माइग्रेट करता है, ठीक है। देयर germ cells differentiate within the ovaries into oogonia, that is singular is oogonium। अब वहां पर जब प्राइमोडियल जर्म सेल्स मूव करता है ओवरी में चला जाता है तो वहां पर ये डिफरेंशिएट करके oogonia, जिसको एक को हम लोग ooगोनियम कहते हैं, बनता है। oogonia आर डिप्लॉयड, that is 2n, ooगोनियम 2n होता है, डिप्लॉयड होता है, जो कि स्टेम सेल्स कहते हैं हम लोग, डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ जर्म सेल्स। अब ये माइटोटिकली डिवाइड करके मिलियंस ऑफ जर्म सेल्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो यहां पर ये डिटेल प्रोसेस है जिसे कि तुम लोग देखो। टेस्टिस के केस में हम लोग देखे थे, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस देखे थे, यहां पर जो है oogenesis से स्टेप बाय स्टेप फिगर भी बना हुआ है, मतलब स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ भी है और स्टेप बाय स्टेप फिगर भी बना हुआ है। तो तुम्हें ये दोनों को मिला के देखोगे अच्छे तरीके से बाद में। इसीलिए डॉक्टर्स, फ्यूचर डॉक्टर्स बता रहा हूं कि तुम्हें अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस एनसीईआरटी को ध्यान में रखना, हमारा नोट्स स्टडी करना। मोर देन 80% क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल से आने की गारंटी है। बट टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड कि तुम्हें प्रैक्टिस करना है, क्लास में रेगुलर रहना है। सोचोगे कि सिर्फ बाद में, क्लास के बाद में स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करके पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, तब तो भैया बड़ा मुश्किल है। क्योंकि तुम्हें कोई भी चीज होता है ना, अगर हम देखते भी हैं, समझते भी हैं तो ज्यादा दिन तक हमें याद रहता है। और उससे भी बड़ी चीज दूसरे को बताना भी है। विद्या धन बांटने से बढ़ता है। जो मॉनेटरी फंड होता है ना, पैसा रुपया, गोल्ड ज्वेलरीज, ये सब है कि बांटने से घटता है। किसी को दे दोगे तो चला जाएगा, लेकिन पढ़ाई लिखाई जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। इसलिए तो हम भी बांटते रहते हैं। वो देखते ही हो, फ्री ऑफ कॉस्ट देते रहते हैं। इवन VVHSS में भी तो फ्री ही पढ़ाते हैं। हायर सेकेंडरी टीचर ना, फिर भी दे रहे हैं। तो ओवरऑल ये बांटने का चीज है, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। हम भी बांटते हैं, तुम भी बांटो। कम से कम इस वीडियो को तो शेयर कर ही सकते हो। और जितना भी स्टूडेंट अभी प्रेजेंट हो, क्लास को लाइक करना जरूरी है, वही तो हमें एनर्जी मिलता है। तुम लोग थोड़ा सा इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहो, क्लास को शेयर करते रहो, बार बार रिपीट करते रहो अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम होता है। और जो डिगबोय का स्टूडेंट है, जो डिगबोय से स्टूडेंट है, वो क्या कर सकते हो, डिगबोय वासी, अगर क्लास नहीं भी होगा, अगर मान लो विवेकानंद विद्यालय से हो तब तो स्कूल में पूछ सकते हो। ऑफलाइन जब स्टार्ट हो जाएगा तो जो विवेकानंद विद्यालय का स्टूडेंट नहीं हो वो डायरेक्टली संडे के दिन एक बार मैसेज कर देना, आके पूछ सकते हो। और जो आउटसाइडर है, मतलब जो अदर्स देन डिगबोय है, हम लोग बीच बीच में गूगल मीट करेंगे और खास करके ये लॉकडाउन के टाइम में
तो वीक में मिनिमम एक दिन गूगल मीट होगा जिसमें कि तुम डायरेक्टली पूछ सकते हो, और उससे भी ज्यादा चीजें संडे का इंतजार ना करके जिस दिन क्लास हो रहा हो उसी समय पूछ लिया करो, और उसी समय पूछने के लिए तुम्हें लाइव क्लास को अटेंड करना पड़ेगा। मतलब तुम्हें एक लाइव क्लास में आना होगा तभी पूछना होगा। और या तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 7002219244 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, टेलीग्राम नंबर भी है, हमारा ऑफिशियल कॉन्टेक्ट नंबर भी है। इस पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, जैसे भी हो। और उससे भी बड़ी चीज, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस ग्रुप में शामिल हो जाओ। वहां पर तुम्हें ये सारा पीडीएफ मिलेगा। हो सकता है मान लो क्लास में छूट भी जाए पीडीएफ, तो वहां पर सब कुछ दे दिया जाएगा। और दूसरी चीज, यूट्यूब से कई बार नोटिफिकेशन नहीं आता क्लास स्टार्ट होने का, लेकिन जो टेलीग्राम ग्रुप है क्लास स्टार्ट होने से जस्ट 3-4 मिनट पहले या 5 मिनट पहले तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप में लिंक दे दिया जाता है, वहां से तुम लोग पढ़ सकते हो, मतलब तुम्हें नोटिफिकेशन मिलेगा। अब यहां पर क्या है, एम्ब्रियो अंटिल मेनोपॉज, ये oogenesis चलते रहता है। एम्ब्रियोनिक पीरियड में स्टार्ट होता है oogenesis, देख ले भैया यहाँ पे ठीक से। एम्ब्रायोनिक पीरियड में स्टार्ट होता है जिसमें कि माँ के पेट में होती है फीमेल बेबी, और कब तक चलता है, जब तक कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद ना हो जाए। मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोले थे, मेनोपॉज, और स्टार्ट होने के प्रोसेस को क्या बोले थे, मेनार्क। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या क्या है, ओवरीज में है प्राइमोडियल जर्म सेल्स क्या रहेगा, 2n होगा ये वाला। तो अब यहाँ पर देखो प्राइमोडियल जर्म सेल्स इन एम्ब्रियो, उसमें डिफरेंशिएशन होगा और बनाएगा क्या, ऊगोनियम, जो कि 2n होता है। और यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन से कई सारा सेल्स का फॉर्मेशन करेगा जिसे कि हम लोग ऊगोनियम कहेंगे। अब यहाँ पर ऊगोनियम में डिफरेंशिएशन होगा और मियोसिस 1 स्टार्ट होगा। मियोसिस 1 स्टार्ट होगा और बन जाएगा यहाँ पर प्राइमरी oocyte, क्योंकि मियोसिस 1 होगा तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। तो अब यहां पर एक चीज ख्याल रखना है, बिटवीन बर्थ एंड प्यूबर्टी प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस, मतलब ये जो है ना प्रोफेज 1 पे ही मियोसिस अटक के रह जाता है। एम्ब्रायोनिक पीरियड में बना और प्रोफेज 1 में वो अटक के रह जाता है मियोसिस 1 में। जब वो प्यूबर्टी आता है, एफएसएच का अमाउंट जब बढ़ता है, तो प्रत्येक मंथ में उसमें क्या होता है, मियोसिस 1 कंप्लीट होता है। और क्या होता है, एक पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है जिसे कि हम लोग फर्स्ट पोलर बॉडी कहेंगे, और सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। इसी समय एग रिलीज होता है, ठीक है, सेकेंडरी oocyte। और यहाँ पर सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी है। अब क्या है, ये मियोसिस सेकंड स्टिमुलेट, मतलब ये डिवीजन किया और मियोसिस सेकंड फिर से वहीं पे रुक जाता है। मियोसिस सेकंड वहां पे रुक जाता है। कब तक के लिए रुका रहता है, फिर से कब चालू होता है, जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है और स्पर्म आता है। जब स्पर्म आता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो उस समय फिर से मियोसिस सेकंड कंप्लीट होता है और सेकंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है, कई बार क्या होता है, फर्स्ट पोलर बॉडी सेकंड मियोटिक डिवीजन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। ऐसे इसका उतना डिटेल जानकारी नहीं है कि जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो करता है कि नहीं, लेकिन कभी कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। लेकिन जिस समय सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है तो फिम्बरी के द्वारा इसे भी कैप्चर कर लिया जाता है और ये भी चला जाता है। और हाँ, ये जरूरी नहीं है कि जो रिलीज हुआ है वो वहीं पे जाएगा। तो ये डिटेल प्रोसेस ग्रोथ का, मतलब oogenesis का यहाँ पर दिख रहा है, जो अभी हम लोग डिटेल में देखे हैं। और ये भी एक स्पेशल फिगर है और यहाँ से भी तुम लोग स्टडी कर सकते हो, सेम है, देख लो। यहाँ पर क्या है, जर्मिनल इपिथेलियल सेल इनसाइड ओवरी ऑफ फीमेल यूट्रस, फीमेल यूट्रस के ओवरी में ये होता है। फिर वहां पर क्या होगा, माइटोसिस होगा और कई सारा oogoनियम का फॉर्मेशन होगा जो कि डिप्लॉयड होता है। इस फेज को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीप्लीकेशन फेज। कई बार फेज के नाम से भी क्वेश्चन आता है, तो अपने को ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्स प्लेस इन ओवरीज ऑफ अनबॉर्न फीमेल बेबी, ये जो मल्टीप्लीकेशन फेज होता है अनबॉर्न बेबी में चलता है, जन्म के पहले होते रहता है ये सारा चीज। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, ठीक है, फर्स्ट और ये पहले नंबर तो माइटोसिस कई सारा होगा, मल्टीप्लीकेशन फेज जिसे कहेंगे, और उसके बाद ये ग्रोथ होगा, ग्रोथ होके ये बन जाता है। ये प्रोसेस जन्म के पहले चलते रहता है। अब ग्रोथ क्या हो गया, तो जब ग्रोथ होगा तो प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होगा जिसे के, और ये जो है प्राइमरी फॉलिकल है, और ये मियोसिस 1 फेज है। उसके बाद जब मियोसिस 1 होगा तो एक एग रिलीज होगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा। फिर जब मैचुरेशन, जिसे हम लोग मैचुरेशन फेज कहेंगे, और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा
फिर से मियोटिक सेकेंड होगा और बन जाएगा। नाउ कमिंग टू द माइटोसिस ऑफ ऊगोनियम। यहाँ पर जो फेज देखे हैं ना, ये फेज, फिर ये फेज, सारा फेज को हम लोग एक एक करके अलग से देखते हैं। ये है माइटोसिस ऑफ ऊगोनियम। जैसे ये ऊगोनियम है, इसमें माइटोसिस बनता है और एक ऊगोनियम बना और प्राइमरी oocyte जो कि डिप्लॉइड है ये बनता है, ठीक है। उसके बाद है मियोसिस 1, इस प्रकार से एक पोलर बॉडी बना और दूसरा सेकेंडरी oocyte बना जो कि डिप्लॉइड है। उसके बाद फिर से मियोसिस सेकेंड होगा। इसको एक बार तुम लोग अच्छे तरीके से देख लेना, जो तुमको PDF नोट्स मिलेगा इसमें अच्छे तरीके से देख लेना, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। Now coming to the oogenesis, before birth most of the germ cells degenerate। बहुत सारा जो germ cells बनता है, जन्म के पहले ही ये germ cells degenerate हो जाता है, right? A few develop into larger cells called primary oocyte। बहुत सारा तो degenerate होता है, उसमें से बहुत कम ही ऐसा होता है जो कि primary oocyte बनाता है। These interprophase of meiosis 1 during fetal development but do not complete that phase until puberty। ये meiosis 1 में चला जाता है कब? फीटल डेवलपमेंट के टाइम में, जिसमें माँ के पेट के अंदर है उसी समय मियोसिस 1 में चला जाता है, बट वो कंप्लीट नहीं होता। कब तक? जब तक कि बच्चा मतलब फीमेल प्यूबर्टी तक ना पहुंच जाए, ठीक है। ड्यूरिंग दिस अरेस्टेड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट दैट इज डिप्लोटीन स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज। मतलब किस स्टेज में अटका रहेगा? डिप्लोटीन स्टेज में। ईच प्राइमरी oocyte is surrounded by single layer of flat follicular cells and the entire structure is called primordial follicle। कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग प्राइमोर्डियल फॉलिकल कहेंगे। और मियोसिस के जिस स्टेज पे ये अटक के रह जाता है उसे हम लोग डिप्लोटीन स्टेज कहते हैं। तुम लोग को फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, जैसे क्लास 11 में थे या फर्स्ट ईयर में, तो उसमें पढ़े थे मियोसिस का अलग अलग फेज, जिसमें कि मियोसिस 1 का प्रोफेज में लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकिनेसिस 5 फेजेज में था। तो ये डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट रहता है डिवीजन, जब तक कि वो प्यूबर्टी ना हो, ठीक है। जब प्यूबर्टी होता है तो प्रत्येक मंथ में 1-1 करके होते जाता है। Each month after puberty until menopause, gonadotropin, that is FSH and LH secreted by the anterior pituitary, further stimulate the development of several primordial follicles। और भी primordial follicles बनने लग जाता है। Although only one will typically reach the maturity needed for ovulation। लेकिन सिर्फ एक ही होगा जो कि ओवुलेशन के लिए जरूरी होता है, उस लेवल तक पहुंच पाएगा। ए फ्यू प्राइमोडियल स्टार्ट टू ग्रो डेवलपिंग इनटू प्राइमरी फॉलिकल्स। और उसमें से कोई एक ही ग्रो करेगा और जो कि प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। See, each primary follicle consists of a primary oocyte that is surrounded in a later stage of development by several layers of cuboidal and low columnar cells। क्या है? लो columnar cell। columnar cells तो होगा बट लो होगा, उतना बड़ा बड़ा नहीं होगा, एंड उसको कहेंगे हम लोग ग्रानुलोसा सेल्स। यहाँ पर देख रहे हो ये जो सेल्स यहाँ पर बन रहा है ये ग्रानुलोसा सेल्स कहलाएगा, जो कि उसको कवर करता है। ये फिगर देख लो, डिटेल फिगर है यहाँ पर oogenesis का, ठीक है। एज द प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रो इट फॉर्म्स ए क्लियर ग्लाइकोप्रोटीन लेयर कॉल्ड द जोना पेल्यूसिडा बिटवीन द प्राइमरी oocyte एंड द ग्रानुलोसा सेल्स। जोना पेल्यूसिडा का और इसके बीच में ये फॉर्मेशन होगा, ठीक है। स्ट्रोमल सेल्स सराउंडिंग द बेसमेंट मेम्ब्रेन बिगिन टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइज्ड लेयर कॉल्ड द थीका फॉलिकुलाई। मतलब ये जिस तरफ से अटैच रहता है, मतलब जिस तरीके से अटैच रहता है उसे हम लोग थीका फॉलिकुला कहते हैं, जो कि बेसमेंट लेयर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब है कलर बदलना पड़ेगा क्योंकि कवर का पेज ही। विथ कंटिन्यूइंग मैच्योरिटी ए प्राइमरी फॉलिकल्स डेवलप इनटू ए सेकेंडरी फॉलिकल। अब क्या है, मैच्योरिटी जैसे जैसे होगा प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में डेवलप करेगा, और इन सेकेंडरी फॉलिकल द थीका डिफरेंशिएट इनटू 2 लेयर्स। अब सेकेंडरी फॉलिकल्स में थीका 2 लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। प्राइमरी में एक ही लेयर था ना, इस सेकेंडरी oocyte में 2 लेयर में होगा, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना, 2 लेयर में होगा। ऑलरेडी हम लोग फिगर में देख चुके हैं, बस एक रीडिंग मारना जरूरी है ताकि तुम लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल थीका इंटरना ए हाईली वेस्कुलराइज्ड इंटरनल लेयर्स ऑफ क्यूबॉइडल सेक्रेटरी सेल्स दैट सीक्रेट एस्ट्रोजन। तो क्यूबॉइडल सेक्रेटरी सेल्स दैट सीक्रेट एस्ट्रोजन, याद रखना है कौन सा?
कौन सा? थीका इंटरना। ओके, एंड थीका एक्सटर्ना क्या करेगा भैया? थीका एक्सटर्ना एन आउटर लेयर ऑफ स्ट्रोमल सेल्स एंड कोलेजन फाइबर। ये आउटर लेयर है जो कि कोलेजन फाइबर्स का बना रहता है। ग्रानुलोसा सेल्स बिगिन टू सीक्रेट फॉलिकुलर फ्लूइड which build up in a cavity called an antrum in the center of the secondary follicle। ये जो कैविटी का फॉर्मेशन देख रहे हो ये है एंट्रम। ओके, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ ग्रानुलोसा सेल्स बिकम फार्मली अटैच्ड टू द जोना पेलुसिडा एंड इज नाउ कॉल्ड एज द कोरोना रेडियाटा। ये जब बाहर निकलता है तो जो देख रहे हो ना, मतलब जो उसके चारों बगल लेयर लगा रहता है उसे हम लोग कोरोना रेडियाटा कहते हैं। जब ये ओवुलेट होता है तो कोरोना रेडियाटा के साथ में निकलता है। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर एक फिर से सर्जरी दिखलाया गया है, एनिमेशन है वही सेम लेप्रोस्कोपिक व्यू के द्वारा, जो कि वेजिनल वॉल को चीरता हुआ उसको इंसर्ट किया जाता है ओवरी में और वहां से मैच्योर ओव्यूल को निकाला जाता है, ये सेकेंडरी oocyte को निकाला जाता है। ये जो देख रहे हो सर्जरी, ये यही सर्जरी। ये चीज तुम लोग के लिए बस कल्पना लग रहा है अभी, या तो जस्ट एक तरह का वीडियो लग रहा है जो कि तुम लोग मल्टीमीडिया में देख रहे हो। जब तुम लोग डॉक्टर बन जाओगे नेक्स्ट ईयर, बिकॉज यू आर इन सेकेंड ईयर, 12th का स्टूडेंट हो, अगला ही साल तुम लोगों को, इस साल भले ही एग्जाम होने में लेट हो बट कुछ दिन होते होते कोरोना के ऊपर कंट्रोल कर लिया जाएगा, पूरा इंडिया को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा, मतलब नेक्स्ट ईयर का एग्जाम टाइम पे होगा। तो तुम लोग अपना तैयारी कि तुम्हारा एग्जाम नेक्स्ट ईयर मई जून में होना है, ये मान के तुम अपना तैयारी को कंप्लीट करो और नेक्स्ट ईयर एग्जाम होगा जिसमें कि तुम लोग को मेडिकल कॉलेज में जाना है नीट क्वालिफाई करके। ठीक है, यू आर, बिकॉज यू आर फ्यूचर डॉक्टर्स। Secondary follicle eventually becomes larger, turning into a mature Graafian follicle। अब secondary follicle जो है mature बड़ा हो जाता है और वो mature Graafian follicle में convert हो जाता है। In this follicle, just before ovulation, the diploid primary oocyte completes meiosis 1। मतलब ये ओवुलेशन के टाइम में, मतलब ओवुलेशन से जस्ट पहले जो प्राइमरी oocyte है वो कंप्लीट कर लेता है अपना meiosis 1 एंड इट प्रोड्यूसेस 2 हैप्लॉइड एन सेल्स अनइक्वल साइज विथ 23 क्रोमोजोम्स। मतलब 23 क्रोमोजोम से 2 सेल का फॉर्मेशन करता है। स्टूडेंट्स ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ओके, जिसमें कि एक है प्राइमोरियल सेल और दूसरा है नाउ कमिंग टू द oogenesis में द स्मॉलर सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय meiosis 1 इज कॉल्ड द फर्स्ट पोलर बॉडी और पोलोसाइट। जो meiosis 1 के द्वारा जो छोटा वाला बॉडी बना उसे फर्स्ट पोलर बॉडी या पोलोसाइट कहेंगे। तो अब ऐसा नहीं कि अगर एग्जाम में तुम्हें फर्स्ट पोलोसाइट या पोलोसाइट के नाम से आ जाए तो तुम कंफ्यूज कर जाना, ये पोलर बॉडी को ही कहा जाता है। ठीक है, इट इज ए पैकेट ऑफ डिस्कार्डेड न्यूक्लियर मटेरियल। एक तरह से जो कौन है डिस्कार्डेड न्यूक्लियर मटेरियल, छोटा सा, एकदम छोटा सा, मतलब समझ जाओ अगर इतना बड़ा मानते तो बड़ा वाला सेल इतना बड़ा है, छोटा वाला एकदम छोटा सा है, मतलब सिर्फ उसमें न्यूक्लियर मटेरियल ही रहता है और कुछ नहीं होता। The larger cells known as a secondary oocyte receives most of the cytoplasm। और जो लार्जर सेल होता है ज्यादातर साइटोप्लाज्म वही ले लेता है। अब सारा साइटोप्लाज्म इसी को ले लेगा तो वो बहन जी क्या करेगी, छोटा सा पतला दुबला किसी काम का नहीं, निकम्मा है ना। अब बहन जी इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये फीमेल बनने वाली है ना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, once a secondary oocyte is formed, it begins meiosis second, but then stops in metaphase second। यहां पर क्या होता है, meiosis second, जैसे ही secondary oocyte बनता है meiosis second स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फिर से मेटाफेज सेकेंड में जाके रुक जाता है। इसके पहले क्या था, meiosis 1 में ही जाके रुक गया था, कहां पर, डिप्लोटीन स्टेज में। ठीक है, यहां पर मेटाफेज सेकेंड में जाके अरेस्ट हो जाएगा। द मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल सून रप्चर्स एंड रिलीज सेकेंडरी oocyte, अ प्रोसेस नोन एज ओवुलेशन। अब मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल जो वो रप्चर करेगा और यहां पर से ओवुलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब जितना भी बात हम बोले हैं यहाँ पर डायग्रामेटिकली यहाँ पर दिखलाया गया है, इतना देर से जो पढ़ रहे थे, और ऑलरेडी फिर यहाँ पर भी देख रहे हो एक सुंदर सा ब्यूटीफुल इमेज है फॉलिकुलर एट्रेसिया। यहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया। ये कई बार अपने एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, फॉलिकुलर एट्रेसिया क्या होता है, व्हाट इज फॉलिकुलर एट्रेसिया।
ओके, इट इज जेनेटिकली प्रोग्राम प्रोसेस ऑफ फॉलिकुलर डिजेनरेशन। ये जेनेटिकली प्रोग्राम प्रोसेस है जिसमें कि फॉलिकुल का डिजेनरेशन होता है। बिफोर बर्थ लैक्स ऑफ फॉलिकल्स आर प्रेजेंट इन बोथ द ओवरीज बट एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। प्यूबर्टी के पहले लाखों की संख्या में बनता है फॉलिकुलर सेल्स, लाखों की संख्या में, लेकिन क्योंकि 1 मंथ में सिर्फ एक ही है, तो जब बच्चे का जन्म होता है और प्यूबर्टी तक पहुंचता है बाकी सारा सेल डिजेनरेट होता है, खत्म होता है। 60,000 से लेके 80,000 तक ही जिंदा रहता है, बचता है। और ये भी 60,000 से 80,000 यूज नहीं होता है, क्योंकि एक महीने में मान लो किसी फीमेल है और 10 साल में उसका स्टार्ट हुआ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो कितना तक चलेगा? 45 ईयर्स में जाके उसका मेनोपॉज होना है, तो कितना? और एक महीने में एक ही बार रिलीज होता है, मतलब 28 दिन में एक होता है ना रे, एक महीना में एक ही यूज होना है। तो अब 10 साल से लेके 45 साल, तो जोड़ लो कितना, 35 साल उम्र रहेगा उसका, और एक 35 साल और एक साल में 12 बार होना है, 12 ही निकलना है, तो कितना हो जाएगा? मतलब ये ज्यादा नहीं, जस्ट समझो 350 से लेके 400 मैक्सिमम इतना ही रिलीज होता है। उसमें भी जब प्रेगनेंसी होगा, ये हम इसलिए बोले कि घटता बढ़ता भी, जब प्रेगनेंसी हो जाएगा तो फिर से पीरियड बंद, अगले 9 महीना के लिए पीरियड बंद हो जाएगा। तो 9 महीने के लिए पीरियड बंद होगा तो फिर से ये फॉलिकुलर सेल्स का या ओव्यूल का यूज नहीं होगा, तो वहां पर भी होगा। इसीलिए बस इतना 350 से लेके 400 मैक्सिमम हो गया, इससे ज्यादा यूज नहीं, तो बाकी सब डिजेनरेट होता है, जिसे कि हम लोग फॉलिकुलर एट्रेसिया बोलेंगे। नाउ अब एक और फिगर है हिस्टेक्टोमी का, ये वीडियो है डिटेल वीडियो। हिस्टेक्टोमी यहाँ पर क्या, जो सिस्ट बन जाता है यूट्रस में, तो वो सिस्ट ये काफी बड़ा है। इसके पहले जो हम लोग देखे थे तो सिस्ट को निकाल रहे थे, छोटा सा सिस्ट था, इसीलिए हम लोग लेप्रोस्कोपी के द्वारा निकाल लिए थे, बट यहाँ पर बहुत बड़ा सिस्ट बन गया है, तो हिस्टेक्टोमी के द्वारा मतलब यहाँ पर ओपन सर्जरी करके निकाल लें। और आवर फ्यूचर डॉक्टर्स अभी जो देख रहे हो ये वीडियो है, बट आगे चल के ये चीज तुम लोगों को करना है, तुम लोग को बेस्ट सर्जन ऑफ द वर्ल्ड बनना है और पूरे दुनिया को ट्रीट करना है इंडिया के साथ साथ। और अभी इंडिया में तो खैर डॉक्टर्स का बेतहाशा कमी है, जिसे कि तुम लोग को फुलफिल करना एक अच्छे ऐसे डॉक्टर उतना ज्यादा कम नहीं है, झोला छाप डॉक्टर बहुत है, लेकिन बस अच्छा डॉक्टर्स की बेतहाशा कमी है। ठीक है, अब आते हैं ओवुलेशन। ओवुलेशन में क्या होता है, देखो यहाँ पे ओवुलेशन में इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ फीमेल गैमेट दैट इज एग फ्रॉम द ओवरी। मतलब यहाँ पर फीमेल गैमेट मतलब एग का रिलीज जब होता है ओवरी से, उसे ही हम लोग ओवुलेशन कहते हैं। तो ओवुलेशन में कौन सा स्टेज निकलता है? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte स्टेज में ओवुलेशन होता है। अब जैसे ही ओवम से रिलीज होता है तो उसके चारों बगल से फिम्बरी लगा हुआ है, देख लो, फिम्बरी उसे कैप्चर किया और उसे मूव करवाता है आगे, जहां पर कि इसका फर्टिलाइजेशन होना है। ठीक है, और साथ ही साथ पोलर बॉडी, जो वहां पर फर्स्ट पोलर बॉडी है, उसे भी ले लिया जाता है एक्सपल्सन के बाद। और बच्चे ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि मान लो अगर लेफ्ट ओवरी से oocyte रिलीज हुआ है तो लेफ्ट फिम्बरी उसे कैप्चर करेगा, कई बार छूट भी जाता है और लेफ्ट के स्थान पे राइट वाला फिम्बरी उसे कैप्चर कर लेता है, और कई बार ऐसा होता है कि खो जाता है वो। ठीक है, बॉडी कैविटी में कहीं पर खो भी जाता है, कई बार ऐसा भी होता है। तो ये फिम्बरी में ओवुलेशन होने के बाद इसे कैप्चर करके आगे बढ़ाया जाता है और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। तो यहाँ पर देखो किस तरीके से बूम से एग निकला और उसे कैप्चर कर लिया गया फिम्बरी के द्वारा। उसके बाद सिलियरी मूवमेंट के द्वारा वो सेकेंडरी oocyte अंदर जाता है, और जहां पर कि मियोसिस सेकेंड ये फिर से रिज्यूम करता है। ठीक है, देखो किस तरीके से बूम सा निकलता है और उसे कैप्चर कर लिया जाता है, देख रहे हो। तो जो यहाँ पर लार्ज सेल है वही है ओवम या सेकेंडरी oocyte, क्योंकि यहाँ पर एक बार फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो चुका है, और जब वहां पर सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो वहां पर फिर से एक पोलर बॉडी का जनरेशन होगा। और जो फर्स्ट पोलर बॉडी है उसमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो सेकेंडरी oocyte है उसमें फिर से मियोटिक डिवीजन होगा, मतलब मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगा, जिसमें कि फिर से अनइक्वल डिवीजन होगा और एक और पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा। तो ओवरऑल अगर हम लोग कहें तो यहाँ पर पोलर बॉडी की संख्या 3 हो जाएगा, और एक होगा हमारा एग या ओवम जो कि फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, और ये तीनों जो कि पोलर बॉडी बना है वो डिजेनरेट कर जाएगा।
ठीक है, पोलर बॉडी इन फ्यूचर वो डिजेनरेट कर जाएगा। अब यहाँ पर एक ओवुलेशन का डिटेल्स में, बोथ ओवरी जनरली, यही जो बात हम बोले कि प्रोड्यूस करता है मंथली, कई बार इधर उधर चला जाता है, और 14 दिन बिफोर, मान लो कि ये ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्लास में भी देखे हैं, अगर मान लो किसी का 28 दिन का है तो 14वां दिन रिलीज होगा। लेकिन अगर 28 दिन ना होकर 35 दिन का पीरियड किसी का है तो उसमें तुम 14 दिन माइनस कर दो तो जितना निकलेगा उसी दिन ओवुलेशन होगा। और आगे जब हम लोग डिटेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे, बोले तो अगला क्लास आने वाला है, तो वहां पर हम लोग ये सारा चीज डिटेल देखेंगे कि एक फीमेल कैसे आइडेंटिफाई कर सकती है टेम्परेचर के द्वारा। और चेक करने का भी कई सारा किट आता है, जैसे प्रेगनेंसी चेक करने का किट आता है, वैसे ही ओवुलेशन चेक करने का भी किट आता है, हम बताएंगे आगे चल के, वो प्रत्येक लेडी चेक कर सकती है। यहाँ पर जब ओवुलेशन होता है तो देखो किस तरीके से सिलियरी मूवमेंट के द्वारा, मतलब उसको कैप्चर कर लिया जाता है, और क्योंकि उसमें अपना कोई मोशन नहीं है तो फिमरी के द्वारा कैप्चर करने के बाद उसमें कंपेल किया जाता है और उसको अंदर की ओर ले जाया जाता है, जो देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, नाउ 1 day prior to ovulation the level